आज हम पढ़ेंगे सामाजिक वानिकी। इससे पहले हम पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था कृषि वानिकी के बारे में। तो आज हम इसी के आगे समझने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक वानिकी क्या है। सामाजिक वानिकी एक ऐसा टेक्निक है जो कि खाली पड़े स्थानों पर, जैसे कोई बंजर ज़मीन है या फिर कोई खाली पड़ा ज़मीन है, उस पर अपन सरकार और जनता के सहयोग के द्वारा फलदार वृक्ष लगाते हैं या ऐसा वृक्ष लगाते हैं जो ईंधन के लिए या चारा के लिए काम आ सके, और जिससे उन लोकल ग्रामीणों को, जहाँ पे ये किया गया है, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, उन ग्रामीणों को उससे कुछ आय प्राप्त हो सके। और जो गांव में बेरोज़गार लोग होते हैं, जैसे यूथ है या कोई भी जो किसान जो एक सीजनल वर्क करता है फिर बाद में खाली हो जाता है, तो उनको भी एक रोज़गार इसके माध्यम से मिल सके और अपनी आय में थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकें, थोड़ा ज़्यादा अर्निंग कर सके, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सके। वैसे ये सामाजिक वानिकी जो शब्द है ये कोई नया शब्द नहीं है। ये राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में इस शब्द का विकास किया था। 1976 में कहा गया कि हाँ, यदि हम गांव या शहर में जहाँ भी, या फिर सड़कों के किनारे, या फिर कोई खदान है, कोई खान है, या फिर कहीं भी अपन यदि पेड़ पौधे लगाएं जिससे कि वहाँ के चारों ओर के लोगों को थोड़ा आय में वृद्धि हो और पर्यावरण की दृष्टि से भी एक उल्लेखनीय काम हो, या पर्यावरण भी अच्छे से सुधर सके, जो प्रदूषण है उनको भी अपन इस काम के माध्यम से उसमें सुधार लाया जा सके। तो ये कॉन्सेप्ट उसी समय आया था। 1976 में ये कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग सामाजिक वानिकी को ग्रामीण स्तर पर बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो सामाजिक वानिकी सरकार एवं जनता की सहभागिता से देश की हरियाली में अभिवृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण वानिकी कार्यक्रम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत वन विभाग एवं सामान्य जनता के सहयोग से वनावरण में वृद्धि, ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी, चारा, घरेलू उपयोग होती लकड़ी और आपूर्ति करवाना, और बंजर जमीन और बेकार भूमि पर वृक्षारोपण करना, और वनों पर जो जंगल हैं उन पे ग्रामीणों का जो दबाव ज़्यादा होता है, मतलब कि वहाँ से लकड़ी लेके आना, और ट्रेडिशनल और जो तेंदुपत्ता हो गया छत्तीसगढ़ में, तेंदुपत्ता और जो वन उपज हैं उनके प्रति ग्रामीणों का दबाव उनमें ज़्यादा होता है। तो ये यदि वह अपने गांव में ही या फिर लोकल स्तर पर इस तरह का सामाजिक वानिकी के अंतर्गत अगर खेती किया जाए तो जंगलों पे दबाव कम होगा और जंगल भी अच्छे से बढ़ सकते हैं। जंगल बढ़ने से ही पर्यावरण तो सुधरेगा ही, प्लस वहाँ के जो जंगली जानवर हैं उन लोग भी अपने जंगल में ही अपने एरिया में ही रहेंगे, ना कि वो अतिक्रमण करने या फिर जो गर्मी में आ जाते हैं गाँव में, शहरों में आ जाते हैं, वैसा नहीं होगा। और ग्रामीणों का, लोकल लोगों का जंगल में जाना कम होगा। तो इनके वजह से भी सरकार के एक योजना है सामाजिक वानिकी अंतर्गत, जिसमें कि लकड़ी, चारा और घरेलू उपयोग के हेतु जो प्रोडक्शन हो गांव के स्तर पे ही अंदर में हो, और प्लस बंजर ज़मीन का भी दोहन किया जा सके, है ना। अब हम समझते हैं कि सामाजिक वानिकी के उद्देश्य क्या है। वैसे अभी तक हम उद्देश्य की ही बात कर रहे थे और उसी में समझे कि सामाजिक वानिकी क्या है। फिर भी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि सामाजिक वानिकी होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, भूमि संरक्षण में सहायता करना था, मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित रखना। सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कोई नहीं। जब गांव के स्तर पर या फिर लोकल स्तर पर या सड़कों के चारों तरफ, है ना, या फिर एक नर्सरी का चारों तरफ अपने गांव के आसपास एक नर्सरी का बनाना, जो कि गांव के आधार पर एक वनोपज जो होता है उसको उत्पादन करना और उससे औषधि का निर्माण करना, वोकल फॉर लोकल, आज के शब्द में वोकल फॉर लोकल, इस टाइप का कुछ करना। उससे क्या होगा, भूमि संरक्षण में सहायता तो होगा ही, मतलब जो फालतू बंजर ज़मीन पड़े हैं जिसका आज तक कोई यूज़ नहीं किया जाता था, वो उसका संरक्षण होगा, और प्लस मिट्टी की उर्वरता भी उससे बढ़ेगी।
मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि एक जो आपका रेशियो समझ में आता हो एनपीके का रेशियो होता है, ऐसा ही और बहुत सारे कैल्शियम फास्फोरस जो भी होंगे उसमें जो पोषक तत्व और उर्वरक होंगे। देखो मिट्टी अपने आप में उर्वरक धीरे धीरे अपने आप को कर लेती है। अगर उसमें उर्वरता क्षमता कम हो जाए तो उसको फिर से उर्वरक बनाने में अपने आप अगर प्रोसेस चले तो बहुत टाइम लगता है ना। यदि हम पेड़ लगाए तो पेड़ों से ही बहुत सारा उस मिट्टी का दोहन तो किया जाएगा ही, प्लस उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेड़ों के साथ साथ आपको विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे फसल भी उगाना है, जो कि कहीं ना कहीं नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे और उन पेड़ पौधों के पत्ता जो भी तने छाल हैं वो वहाँ पे गिर के खाद का निर्माण करेंगे और एक नमी बना के रखेंगे मिट्टी में, जिससे उसका दोहन भी नहीं होगा और उर्वरक क्षमता वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे संचय हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट है ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी को उपलब्ध कराना, ताकि गोबर का प्रयोग खाद और अन्य कार्य के रूप में हो सके। यदि जलावन लकड़ी जो है, जिनका गांव वाले या ग्रामीण स्तर पर जो अभी भी चूल्हा से खाना बनाते हैं या विभिन्न प्रकार के कार्य इन इमारती लकड़ियों को काट कर उनका प्रयोग करके आग उत्पन्न करते हैं, अगर यदि उनको अपन जलावन लकड़ी ही दिया जाए तो ये ईंधन युक्त लकड़ी और जो नगदी फसल रूपी जो पेड़ पौधे हैं उनका दोहन कम करेंगे और जलावनी लकड़ी का ही प्रयोग करेंगे। उससे क्या होगा, एक तो इन इमारती लकड़ियों का दोहन ना होने से उनको बेचा जा सकता है और धन का उपार्जन किया जा सकता है, और प्लस इन इमारती लकड़ियों को बनने में बहुत समय लगता है, 10-20 साल भी लग जाते हैं। तो हम ऐसे जंगल झाड़ी या जो भी जलावनी युक्त लकड़ी हैं उनका प्रयोग हम जलावन के लिए कर सकते हैं। और इन जलावन लकड़ियों में इस तरह का लकड़ी का यूज़ करेंगे जो कि आग या लौ ज़्यादा मात्रा में दे और लंबा टाइम तक वो उस कंडीशन में बना रहे, मतलब आग की स्थिति में बना रहे। और उनसे वो सब प्रयोग करने के बाद अगर वो सब किया जाए तो गोबर का प्रयोग जो होगा, जिसको आप कंडे छेना बनाते हैं, उनका प्रयोग हम डेफिनेटली किस में कर सकते हैं, अपन खाद में कर सकते हैं। और इस खाद के रूप से ही, खाद के यूज़ से अपन क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, जो कि कृषि वानिकी में पढ़ा गया था खाद का प्रयोग। और दूसरा सामाजिक वानिकी में भी इसका यूज़ प्रयोग किया जा सकता है, जो कि पैदावार के लिए किसानों की दृष्टि से बहुत लाभप्रद होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जानवरों को हरा चारा उपलब्ध कराना जिससे दूध उत्पादन में परिवर्तन ना हो। देखिए सबसे बड़ा समस्या है, गांव स्तर पे भी ये समस्या चालू हो गया है, क्योंकि आज गांव जो है कहीं ना कहीं शहर बनने की ओर अग्रसर हैं और उनके वजह से जो विलेजर्स के पास जो एनिमल होते हैं उनको सही से चारा उपलब्ध नहीं हो पाता, या फिर वो दिन भर अपने गौशाला में ही रहते हैं और चारा प्रोवाइड किया जाता है बाहर से लाकर, तो उस क्वालिटी या उस स्तर पर अच्छा चारा उनको उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसका परिणाम क्या होता है, परिणाम यह होता है कि वो दूध प्रोडक्शन में उसका कमी हो जाता है और जो पशु है वो बीमार भी हो सकते हैं, कमज़ोर भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। तो उनके वजह से अपन ये अगर ये सामाजिक वानिकी को अप्लाई किया जाए तो वहाँ से इन जानवरों के लिए एक उपलब्ध चारा मिल सकता है ग्रामीणों को, और उस चारा का प्रयोग पशुओं को खिलाने में किया जाएगा, जिससे कि वो कमज़ोर भी नहीं होंगे और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। ये भी एक सामाजिक वानिकी का फ़ायदा ही है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फलों की उपज वृद्धि करके देश के खाद्य संसाधनों की बढ़ोतरी करना। यदि सामाजिक स्तर पर, गांव के स्तर पर सामाजिक वानिकी में अपन ऐसा पेड़ लगाएं जो कि फल भी उत्पन्न करे और सब्जियां भी, या जो फल उत्पन्न करे जिसकी वजह से एक गांव के लोग उस फल को खरीद नहीं पाते हैं, या उनके आय से ज़्यादा होता है कि वो अपने भोजन के अलावा भी अपने डेली रूटीन में भोजन में फलों का समावेश कर सकें। यदि सामाजिक वानिकी के रूप में गांव में ही अगर फलों का खेती किया जाए तो उन खेती से क्या होगा, एक तो खाद्यान्न संसाधन बढ़ेगा भी और प्लस उनको खाने के लिए विभिन्न प्रकार के फल मिलेंगे, जिससे उनका हेल्थ भी अच्छा होगा। और ओवर प्रोडक्शन होने से या फिर स्टोरेज करने से उसको
अपन जो खाद्य संसाधन है अपने पास इंडिया में, जिसको अपन स्टोर करते हैं बुरा समय के लिए, जैसे कि कोरोना के समय जो इसका यूज़ किया जा रहा है, वैसे ही अपन इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं खेतों की उर्वरता बढ़ाने के लिए उनके चारों वृक्ष के रूप में बाड़ लगाना। देखिए अपन इससे पहले पिछले स्लाइड में क्या पढ़े थे, कृषि वानिकी के अंदर क्या होता है, एग्रीकल्चर करना और इसमें बीच बीच में फसलों के आसपास पेड़ पौधे लगाना और चारों तरफ भी पेड़ पौधे लगाना, जिससे क्या होगा, कृषि वानिकी में तो बढ़ावा मिलेगा ही, कृषि वानिकी में तो बढ़ावा मिलेगा ही, और प्रोडक्शन भी, उस खेत का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो यदि यही लिखा गया है कि खेतों की उर्वरता के लिए वृक्ष लगाना और चारों तरफ बाड़ का निर्माण करना, जिससे कि मिट्टी का कटाव ना हो और उर्वरता बनी भी रहे, और उस जमीन का खेती के अलावा भी सामाजिक वानिकी में प्रयोग किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है बेरोजगारी की समस्या को दूर करना। बेरोजगारी की समस्या को दूर करना आपको इससे पहले कुछ देर पहले ही बताया था मैं कि यदि सामाजिक वानिकी किया जाए, उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाए, जिससे कि ग्रामीणों को एक्स्ट्रा इनकम हो, तो गांव में जो लोकल बेरोजगारी होता है, बहुत सारे लोग बिना काम के होते हैं, या बहुत सारे लोग को ट्रेडिशनल या फिर सीजनल काम मिलता है। किसानी के समय में बरसात जो भी है, किसानी के टाइम में किसानी करना, बाकी टाइम में फिर बैठे रहना, कोई काम ना होना, तो उनको भी एक रोज़गार मिल जाएगा, जिससे कि गांव के लोगों को रोज़गार मिल सकता है और बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकता है। उसके बाद है ग्रामीण कुटीर एवं लघु उद्योगों को कच्चा माल को उपलब्ध कराना। यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, कच्चा माल का आशा होता है रॉ मटेरियल, यानी कि तेंदुपत्ता, बीड़ी उद्योग के लिए तेंदुपत्ता चाहिए, है ना, और बहुत सारे बांस चाहिए, और विशेष प्रकार के जो कुटीर उद्योग होते हैं उनमें कभी हर्रा बहरा जो भी है लघु उद्योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, तो उनके लिए कच्चा माल चाहिए होता है। तो वो अगर गांव से ही उपलब्ध हो जाए तो उनको कुटीर उद्योग के लिए, एक तो गांव से उपलब्ध होगा, खुद गांव में ही कुटीर उद्योग लगा सकते हैं, लघु उद्योग लगा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, या फिर उसको जो कहीं बाहर जाके बेच सकते हैं और दूसरे उद्योग को बेच के अच्छा धन उपार्जन कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि एक तो पर्यावरण जो संतुलित होगा ही, प्रदूषण मुक्त भी होगा, और कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में फ़ायदा भी मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ है बरसात होता है, तो बरसात का पानी यदि पेड़ पौधे नहीं हैं तो उनका मिट्टी का कटाव होना आवश्यक है। मिट्टी का कटाव होने से क्या होगा, पेड़ पौधों का उपज नहीं होगा, पोषक तत्व नहीं मिलेगा, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं मरुस्थल के रूप में निर्माण कर लेगा, या फिर जो मरुस्थल है उनको, तो जहाँ मरुस्थल है वहाँ तो पानी का अभाव है ना। यदि उन मरुस्थलों में जाके पौधे लगाए जाए और पौधों ऐसे उस मरुस्थल के दृष्टि से पौधे लगाया जाए, जैसे कि नागफनी हो गया, जो कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं और लंबे टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, वैसे पेड़ लगाया जाए तो वहाँ वनीकरण होगा, और वही सामाजिक वानिकी के अंदर ही कार्य होता है। जैसे आप ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो ज़्यादा बरसात होगा और ज़्यादा ही आपको उर्वरता मिलेगी, और उस मिट्टी का, उस जगह का भरपूर यूज़ किया जा सकता है, जिससे वहाँ पे रेगिस्तान या मरुस्थल बनने का, डिसल्ट होने का बहुत कम चांसेस है। ये भी है मरुस्थलीकरण का विकास को रोकना। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ तथा मृदा अपरदन पर नियंत्रण करता है। ये बार बार यही सेंटेंस आ रहा है कि मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव, उसको तो रोकता ही है पेड़ पौधे। और दूसरा है बाढ़। आपने सुना होगा कि समुद्र के तटीय इलाकों में जहाँ पे सुनामी बहुत ज़्यादा आता है, जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के आसपास मैंग्रोव वन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सरकार हमेशा मैंग्रोव वन को बढ़ावा देती है कि यहाँ पे लगाइए, ताकि ये बाढ़ को या फिर तूफान को रोक सके। और ये साबित हो गया है कि मैंग्रोव वन बहुत ज़्यादा प्रभावशील होते हैं। यदि जहाँ पे पेड़ हो तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा और पानी का बहाव भी तेज़ नहीं हो सकता, है ना। तो बाढ़ और मतलब बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान बाढ़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमको वृक्ष या पेड़ लगाने की आवश्यकता है। और यदि आपने पेड़ लगाया है आपके गांव के आसपास या फिर सामाजिक वानिकी में आपके सहयोग किया गया है, तो डेफिनेटली आप इमारती लकड़ी की प्राप्ति करेंगे। और इमारती लकड़ी का यूज़ बहुत सारे उद्योग में किया जाता है, स्पेशली फर्नीचर उद्योग, कागज़, ये सब उद्योग में किया जाता है, जिससे कि एक एक्स्ट्रा इनकम मिल सकता है। नेक्स्ट है वृक्षारोपण द्वारा भूमिगत जल वृद्धि तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देना। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कृषि वानिकी में कि
वृक्षारोपण करने से, वृक्ष लगाने से भूमिगत जल में, जो कि भूमि के अंदर वाटर रिसोर्स है, उनके लेवल को बढ़ाया जाता है और वो लंबे टाइम तक स्टोर कर सकता है। और उस जल का यूज़ अपन एक तो एग्रीकल्चर में किया ही जा सकता है, प्लस एक साफ़ पानी, जो कि आज बहुत मुश्किल हो गया है मेट्रो सिटी में। आपको पता ही है कि बिना डब्बे के पानी का चलता नहीं है। गांव देहात में भी आजकल ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तो इस सिचुएशन को निपटने के लिए भी हमें सामाजिक वानिकी का सहारा लेना चाहिए और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वृक्ष के द्वारा जो वाटर रिसोर्स भूमिगत संचय किया जाता है वो काफ़ी स्वच्छ और साफ़ होता है, जिसका यूज़ किया जा सकता है पीने के लिए। और परिस्थिति संतुलन, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ें होती ही हैं। आखिरी है ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन की सुविधा का विस्तार करना। ट्रेडिशनल जो आदिवासी होते हैं उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव जंगलों से होता ही है, या यूँ कहा जाए कि जंगलों के बिना उनका जीवन अधूरा होता है, क्योंकि उनका पूरा लाइफ ही जंगल में होता है और पेड़ों के बीच में ही बीतता है। तो उनको बहुत ज़्यादा समझ होता है इन पौधों के बारे में, और ये भी जानते हैं कि उस मिट्टी में कौन सा पेड़ लगाया जाए जो कि उनको और आने वाले समय उनको फ़ायदा पहुंचा सके। और यदि इन जंगलों के आधार पर या फिर इन सोशल फॉरेस्ट के आधार पर यदि हम गांव के आसपास, सड़क के आसपास यदि इस टाइप का ट्री अगर उगाते हैं तो लोग उनसे जुड़ेंगे और एक पर्यटन भी विकसित हो सकता है, और लोग वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। और मनोरंजन के आधार पर ही धीरे धीरे खेल खेल में ही उन सामाजिक वानिकी का उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। या फिर समूह रूप से मनोरंजन करते करते वृक्ष लगाना, या फिर समूह में ही उन फलों का दोहन करना, उनको सेल आउट करना, ये सब काम ग्रामीण क्षेत्र में वनों के साथ ग्रामीणों को जोड़कर मनोरंजन की दृष्टि को बढ़ावा देना या उनकी सुविधाओं को विस्तार करना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, सामाजिक वानिकी को समझने के लिए 3 घटक होते हैं, या फिर ये कहा जाए कि सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के 3 घटक बनाए गए हैं। पहला है कृषि वानिकी, दूसरा है सामुदायिक वानिकी जिसको आप सोशल फॉरेस्ट्री बोल रहे हो, तीसरा नगरीय वानिकी। तो कृषि वानिकी वन विभाग द्वारा मुफ्त या कम दाम पर पौधे पर वितरित कर किसानों को मेड़ वानिकी तथा फार्म वानिकी होती प्रोत्साहित करना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को, ग्रामीण जनता को, जो भी एग्रीकल्चर में लिप्त हैं, जो भी एग्रीकल्चर करते हैं और जिनको चाहिए कि उनके एग्रीकल्चर के अलावा भी कुछ ऐसा आय का साधन हो ताकि उनके लाइवलीहुड थोड़ा सुधर सकें। तो उसके लिए वन विभाग व सरकार द्वारा उनको कम दाम में पौधे दिया जाता है, या कभी कभी मुफ्त भी दिया जाता है, ताकि उन पौधों को अपने खेत में लगाए और उनका यूज़ कर सके प्रोडक्शन के रूप में, और प्लस इन्वायरमेंट के फ़ायदे के लिए। ये होता है कृषि वानिकी। दूसरा है सामुदायिक वानिकी। सामुदायिक वानिकी को अभी हमने समझा कि जैसे कि वन विभाग द्वारा जन सहयोग से सामुदायिक विकास भूमि जैसे रेल, सड़क, नहर आदि के किनारे तथा ग्राम सभा आदि पर वृक्षारोपण करवाना। एक पटरी के किनारे में या सड़क के किनारे में लगाया जाए तो एक तो इस पेड़ से ये होगा कि साउंड प्रूफ होता है, जो गाड़ी मोटर की आवाज़ हैं या फिर रेल के जो आवाज़ हैं उनका एक तो साउंड को ये धीमा करते हैं, मतलब साउंड को अपने आप में एब्जॉर्व करते हैं और आपको मतलब ध्वनि प्रदूषण को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरा है यदि सड़क के किनारे आसपास लगाया जाए तो उनके जो गाड़ी मोटर द्वारा जो धुआं छोड़ा जाता है, जो प्रदूषण छोड़ा, किनारे लगाए गए पेड़ों के द्वारा सोखा जाता है और हवा को फिल्टर किया जाता है और आपके लिए उपयुक्त बनाया जाता है। जो जीवित प्राणी हैं उनके लिए उपयुक्त बनाया जाता है। और नहर आदि के किनारे यदि किया जाए तो नहर की पानी से बार बार मिट्टी का कोरोजन होता ही है, आसपास मिट्टी का कोरोजन होता ही है। उसके लिए नहर के आसपास यदि अपन पेड़ लगाए तो एक तो वाटर रिसोर्स का लेवल भी अच्छा रहेगा और भूमिगत जल का भी स्टोरेज अच्छा रहेगा और प्लस मिट्टी का कटाव भी रोकेगा। और ग्राम सभा आदि भूमि, मतलब हर ग्राम में कहीं ना कहीं बंजर ज़मीन या फिर खाली पड़ा ज़मीन तो होता ही है, जो कि ग्राम सभा के ग्राम पंचायत के अंतर्गत होता है। तो वहाँ पे अपन इस प्रकार की सामाजिक वानिकी करके उस भूमि का
यूज़ कर सकते हैं आय के लिए और गांव के विकास के लिए और प्लस पर्यावरण के विकास के लिए, सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और प्लस वृक्षारोपण यदि करें तो समाज में एक वृक्ष के प्रति या पेड़ के प्रति जागरूकता उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी पेड़ को यदि पर्सनली जाके लगाए और उसमें कुछ दिन के लिए ही देखभाल करे तो उसको उस पेड़ के लिए उस व्यक्ति में अपने आप एक लगाव उत्पन्न हो जाता है और वो चाहेगा कि उस पेड़ को नुकसान ना पहुँचे, उस पेड़ को सेफ रखा जाए। ताकि नगरीय वानिकी, नगरीय वानिकी इसका आशय है नगरों के पार्कों तथा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण तथा नगर के चारों हरित पेटी का विकास करना। वही है, चारों तरफ पार्क और सड़कों के आसपास वृक्ष को लगाना, पेड़ को लगाना और उससे चारों तरफ उस शहर में, उस सिटी में, मेट्रो सिटी या छोटा सिटी जो भी कस्बा है उसका चारों तरफ इस टाइप के पेड़ लगा के वहाँ पे हरित पेटी का, या फिर आपने देखा ही होगा दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में आजकल बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि वहाँ के धूल डस्ट को भी सोख ले और हवा को भी शुद्ध रखे और प्लस साउंड प्रूफ भी हो। और हरियाली तो सबको पसंद है, हरियाली तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से हरित पेटी का विकास करना और नगर को स्वच्छ रखना, ये है आपके कार्यक्रम के 3 घटक। यह है सामाजिक वानिकी कार्य करने के सरकार द्वारा 3 घटक या 3 स्तर। अब आगे बढ़ते हैं, सामाजिक वानिकी की समस्याएं। देखो, सामाजिक वानिकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सबसे बड़ी समस्या तो ये समझ सकते हैं कि धन की कमी है लोगों के पास, या गवर्नमेंट के पास भी धन की कमी है, या फिर जो धन आता भी है उसका उचित प्रयोग नहीं किया जा सकता, प्रयोग नहीं किया जाता है ना, या डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं होता। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या, धन की कमी। दूसरा है एनजीओ की एवं व्यक्तिगत प्रयासों का प्रतिशत कम होना। इस स्तर पर एनजीओ काम नहीं करते। वन के आधार पर बहुत सारे एनजीओ की कमी है जो कि जाए लोगों को बताए कि पेड़ों के फ़ायदे, सामाजिक वानिकी के फ़ायदे, एग्रो फॉरेस्ट के फ़ायदे, ये सब बताए। और प्लस व्यक्तिगत प्रयासों की भी कमी, लोगों में अभी भी वृक्ष के प्रति, ट्री के प्रति अभी भी उतना लगाव नहीं है और ये नहीं समझते कि ये एक आगे जाके व्यवसाय के रूप में जीवन स्तर सुधार सकते हैं, ये आपके एक्स्ट्रा इनकम को सुधार सकते हैं। और किसको इनको भी मोटिवेट करना, गवर्नमेंट के द्वारा इनको समझाना, बताना कि आप अपने गांव के स्तर पर, अपने जहां भी रहते हो उस स्तर पर सेफ ट्री एंड पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ विकास करिए और प्लस अपने आय के साधनों को भी इसके माध्यम से बढ़ाइए। चौथा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वृक्षारोपण के पश्चात देखभाल की कमी। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि गवर्नमेंट हर साल लाखों करोड़ों पेड़ पौधे लगा देती है। बहुत सारे संस्थाएं, एनजीओ या समूह या फिर व्यक्तिगत व्यक्ति भी अपने आसपास पेड़ लगा देते हैं, ट्री लगाते हैं, लेकिन ट्री लगाने से ही वो वानिकी में बढ़ावा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको जब तक देखभाल ना हो वो वृक्ष कुछ दिन जिंदा रहेगा, या फिर या तो वो विपदाएं में मर जाएंगी, या फिर पानी की कमी में, धूप में, या फिर जो भी क्लाइमेट की वजह से उनका ख़त्म हो सकते हैं, या फिर जंगली जानवर द्वारा या पशु पक्षियों द्वारा उन वृक्षों का दोहन कर दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा हानि यही है किसी वानिकी को डेवलप होने में कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है देखभाल ना हो पाना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसी को यदि किया जाए तो एटलीस्ट 50-60% जो भी लगाया जाता है पेड़ पौधे, उनमें 50-60% अगर देखभाल किया जाए तो कुछ समय बाद ही हमको काफ़ी फ़ायदे पहुंचा सकते हैं। उसके बाद है सरकारी विभागों द्वारा पेड़ लगाने के बाद जीवित रखने की राज्यों में जिम्मेदारी का निर्वाह न करना। वही है जो अभी ऊपर टॉपिक पढ़े हैं कि सरकारी विभाग द्वारा या फिर किसी संस्था द्वारा पेड़ लगाया जाता है, फिर उनका देखभाल नहीं किया जाता, वो जीवित रह नहीं पाता, उनको पानी नहीं मिलता, उनको जो भी पोषक तत्व चाहिए, जो भी खाद वाद चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो नहीं मिल पाता और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। आखिरी है भूमिहीन कृषकों की साझेदारी का अभाव। बहुत सारे हमारे देश में लैंडलेस हैं, बहुत सारे के पास ज़मीन ही नहीं है, तो उनको भी
देखो, उन चाहते तो सभी हैं कि उनके पास ज़मीन हो, वो इस तरह के पेड़ पौधे लगाएं, लेकिन हमारे पास इतने सारे बहुत सारे भूमिहीन किसान हैं जिनके पास ज़मीन ना होने की वजह से वो पेड़ भी लगा नहीं पाते, और उनके बारे में समझ थोड़ा बहुत समझ तो होता है कि खेती ऐसा करना है, या फिर हमारे पास अगर ज़मीन या पैसा होता तो हम कुछ ऐसा करते, लेकिन ये सिर्फ मन में ही हो पाता है, ये बाहर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो भूमिहीन किसानों को भी कुछ समय के लिए, जैसे सरकार का योजना ये भी है कि कुछ समय के लिए उस ज़मीन को दे दिया जाए, वहाँ एग्रीकल्चर भी करे, एग्रो फॉरेस्ट करे, कुछ पेड़ पौधे भी लगाएं। जैसे गांव में बहुत सारे जो बंजर ज़मीन पड़ा होता है या खाली जो उनका यूज़ नहीं किया जाता, उस जगह को कुछ समय के लिए 1-2 साल 5 साल 10 साल के लिए रेंट में दे दें और उसका सामाजिक वानिकी के यूज़ रूप में प्रयोग करें, या एग्रो फॉरेस्ट के रूप में, कृषि वानिकी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। CGPSC रेंजर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सामाजिक वानिकी को किस तरह प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और आप चाहो तो हमारे साथ मीमांसा IAS के द्वारा एक टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। और एक इसमें पेपर 2 के रूप में एक पेपर 2 फ्री टेस्ट होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, पेपर 2 का दे सकते हो, और उसके आधार पर अपना प्रिपरेशन, तैयारी और आप खुद का आकलन कर सकते हो कि आप कितना स्तर का आपका तैयारी है, और उस तैयारी को करने के बाद आप आते हो, और यदि आपको पसंद आए तो बाकी के टेस्ट आप परचेज कर सकते हो, है ना। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस टेस्ट का स्तर कैसा है, और आपके इस टेस्ट देने से आपको आपकी तैयारी में क्या प्रभाव पड़ा, और आप क्वेश्चन के स्तर समझ के आप समझ सकते हो कि ये जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है वो विश्वसनीय और चयनित उम्मीदवार द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। प्रबंध तकनीकी में प्रशिक्षण तथा किसानों को बीज और पौधे उपलब्ध कराना। देखिए, होता क्या है कि सिर्फ इस आधार पर कि आपको पेड़ दे दिया जाए, आप लेके जाओ और आपके गांव जो भी है बंजर ज़मीन पे आप लगा दीजिए, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का एक ट्रेनिंग होता है, हर चीज़ के प्रशिक्षण दिया जाता है कि इस तरीके से पेड़ों को लगाना है, इस भूमि के लिए ये पेड़ इम्पोर्टेंट है, और प्लस इससे आपको प्रोडक्शन भी आगे बढ़ेगा, और ये लंबे टाइम तक जिंदा भी रहेगा, और आपको इसके आय में विकास होगा। और इस पेड़ को कैसे आपको ज़िंदा रखना है, इन पेड़ों को कैसे आपको विकास करना है, ये सब एक ट्रेनिंग दिया जाता है। इनका भी अभाव है ना। तो इनको देना पड़ेगा, इनको ग्रामीणों को इनको बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और किसानों को बीज और पौधे भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे निःशुल्क या फिर कम दाम में, ताकि वो इसका यूज़ कर सकें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। दूसरा है आग और पशुचारण से वनों की सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी देना और प्रशिक्षण देना। कभी कभी क्या आपने जानते ही होंगे कि जंगलों में आग अचानक से लगी जाता है, दावानल जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट में। तो उन पेड़ों को आग से बचाना, आपके गांव के स्तर पर जो किसानों द्वारा सामाजिक वानिकी किया जाएगा उनको भी आग से बचाना, और पशु चारण की समस्या जो ग्रामीण स्तर पर बहुत ज़्यादा होती है, इसको भी इनसे भी बचाना, क्योंकि उन जो पौधे आपके द्वारा लगाए जाएंगे, अब किसानों के द्वारा लगाए जाएंगे, वो उच्च स्तरीय की इमारती लकड़ी होंगे जो कि आगे आपको फ़ायदे देंगे। तो पशु चारण के लिए एक अलग क्षेत्र हो, अलग तरह का पेड़ पौधे हों जिनका वो दोहन कर सके और दुग्ध उत्पादन और शारीरिक कमजोरी में विकास कर सके। तो इस तरह के सामाजिक वानिकी में जो लगाए जाते हैं किसानों द्वारा पेड़ पौधे, उनको बचाने के लिए एक प्रशिक्षण देना और जानकारी देना कि किस तरीके से ये आग और पशुचारण से इनको विशेष सुरक्षा दिलवाया जाए। तीसरा है वन महोत्सव, वृक्षारोपण दिवस जैसे कार्यक्रमों को लोगों को जुड़ने के लिए एक कहना चाहिए कि ट्राइबल यहाँ बहुत हैं, हमारे स्टेट में तो और ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल हैं उनको कहीं ना कहीं जंगल में रहने की वजह से उनको वृक्षों से, पेड़ों से और चारों तरफ पेड़ पहाड़ नदियों से प्यार होता ही है ना। और हिंदू समाज में बहुत सारा जोड़ा ही जाता है इस तरह के पर्वों को, इस तरह के त्योहारों को। तो यदि इन किसानों को वन महोत्सव के रूप में, जैसे बहुत सारी जगह मनाया जाता है, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा असम, नागालैंड, मणिपुर, इवन अपना बस्तर है ना, बहुत सारे तेलंगाना,
बहुत सारे ट्राइबल लोग इन फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं और उस पेड़ों को भगवान के रूप में या फिर आराध्य देव के रूप में, आराध्य देव माता पिता के रूप में मानते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। और बहुत सारे इनके वजह से जंगली जानवरों का भी संरक्षण होता है। तो इस तरह की यदि फेस्टिवल को बढ़ावा दिया जाए तो ट्राइबल लोग इसमें जुड़ेंगे और उसके साथ साथ शहरी लोग भी इससे जुड़ेंगे और उसके वजह से सामाजिक वानिकी और जंगल झाड़ी संरक्षित हो सकते हैं और धीरे धीरे वृक्षारोपण के कार्यक्रमों से भी लोग जुड़ेंगे और चारों तरफ हरियाली दिख सकती है। तो ये है बहुत इम्पोर्टेंट और मूलभूत उद्देश्य और एक अच्छा उपाय है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। कृषकों को कृषि के मुकाबले बागवानी के लिए अधिक भूमि में कार्य के लिए प्रेरित करना। कृषक जो होते हैं एक तो ट्रेडिशनल खेती करते हैं, गेहूँ, धान, मक्का जो भी है ट्रेडिशनल। अब वो ट्रेडिशनल होने की वजह से उतना ज़्यादा इनकम नहीं दे पाता। कुछ तो किसान सिर्फ हम पेट भरने के लिए करते हैं, उनको एक्स्ट्रा इनकम तो हो ही नहीं पाता। तो यदि कृषकों के साथ यदि बागवानी, कृषि के साथ यदि बागवानी भी जोड़ दिया जाए, जो भी बागवानी पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको लगाया जाए तो उनसे एक तो भूमि का उर्वरता भी बढ़ेगा और दूसरा किसानों का आय भी बढ़ेगा, जीवन स्तर भी बढ़ेगा, पर्यावरण के लिए भी लाभप्रद होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। लोगों को इस बात के लिए जागृत करना कि बार बार काम आने वाले और नष्ट ना होने वाले पौधों का ही प्रयोग ईंधन के रूप में करें कि ज़्यादा मात्रा में लौ या आग देती हो। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, अब लोगों को इस बार इस ग्रामीण लोगों को जहाँ पे ईंधन के रूप में ट्री का प्रयोग किया जाता है, पेड़ का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा ये प्रोत्साहित किया जाता है कि आप लोग इस तरह के पेड़ का यूज़ करो ईंधन के रूप में जिसको वापस उगने में टाइम ना लगे। या झाड़ी हो गया, झाड़ी को काट के जब उसमें फिर से प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है, या झाड़ी का यूज़ किया जाए और जिससे ज़्यादा आग भी निकले, ज़्यादा लौ भी लंबा टाइम तक रहे, उस टाइप का पेड़ अगर यूज़ किया जाए तो एक तो प्रदूषण भी कम फैलेगा, दूसरा आपको टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। किसी पेड़ को बनने में 4-5 साल 10 साल लग जाते हैं, ये उनके अपेक्षा जल्दी लग जाते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। तो इस तरह के पेड़ पौधे अगर लगाने से ईंधन के रूप में आपको लकड़ी भी मिलेगा और प्लस अच्छे से लौ भी मिलेगा, आग भी मिल सकता है और मेहनत भी कम है ना। और आगे बढ़ते हैं। इसमें जलवायु अनुकूल पौधों का विकास किया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अभी थोड़ा देर पहले ही समझे थे कि कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जिनको विशेष स्थिति में लगाया जाता है, विशेष क्षेत्र में लगाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वृक्ष सड़क के चारों तरफ या सड़क के बीच में, रोड जो हाईवे रोड होता है उसके बीच में विशेष प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं, विशेष पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जैसे आपने ये तो नहीं देखा होगा कि रोड के बीच में आपने आम का पेड़ लगा दिया है ना, या कोई भी और बड़ा बड़ा पेड़ लगा दिया, तो ऐसा नहीं होता। इनसे ये छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होते हैं ये साउंड प्रूफ का काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करके ऑक्सीजन आपको देती है, हवा को शुद्ध करती है और जलवायु को एक फिल्टर करने का काम करती है और जलवायु को नुकसान पहुंचाने से बचाती है। तो विशेष परिस्थिति में विशेष प्रकार के पौधों को लगाया जाता है जो कि जलवायु के अनुकूल होना चाहिए और उनसे ही सामाजिक वानिकी को बढ़ावा मिलेगा।